हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैं आज आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो हमारे द्वारा हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जैव विकास के सिद्धांत से 2-3 क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना है और पूरे वीडियो को आपको देखते रहना है, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी स्टडी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैव विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, जैव विकास क्या होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैव विकास क्या होता है। जब कोई जीव पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें नए गुणों का विकास होता है और उसके शारीरिक अंगों में बदलाव होता है और प्राकृतिक वातावरणों से और सजातीय और विजातीय जातियों से लड़कर उस जीवों में नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इन सभी गुणों के कारण जीवों में नए अनुकूलन और नए गुणों का विकास होता है। इसे ही जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास किसी भी जीव के स्थायित्व और उत्पत्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि जीवों में नए गुणों का विकास होता है और जैव विकास के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और वातावरण से लड़कर अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। तो जैव विकास से संबंधित अनेक मत प्रचलित हैं और जैव विकास को आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लैमार्किज्म यानी कि लैमार्कवाद के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1801 में लैमार्क और ट्वीरेनस ने किया था। तो उसी लैमार्क वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इसने इस लैमार्कवाद का विस्तृत वर्णन अपनी बुक जुरासिक फिलॉसफी का में किया था और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद में जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है डार्विनवाद, नवडार्विनवाद और उसके बाद में है दोस्तों पुनरावर्तन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लैमार्कवाद के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लैमार्कवाद क्या था। तो वही वैज्ञानिक जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, उन्होंने लैमार्कवाद में क्या बताया है, आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जीवों और उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो जैव विकास के लैमार्कवाद के सिद्धांत को अंगों का उपयोग अधिक एवं कम उपयोग करने वाले अंगों के सिद्धांत कहा जाता है। तो जीवों में उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती है। तो जिन वातावरणीय परिवर्तनों का मनुष्य के अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जिन अंगों का उपयोग अधिक किया जाता है उनका विकास अधिक होता है, जबकि जिन अंगों का प्रयोग कम किया जाता है उन अंगों का विकास कम होता है। यानी कि अंगों के उपयोग के आधार पर अंगों का विकास का सिद्धांत को ही लैमार्कवाद कहा जाता है। लैमार्कवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव विकास का सिद्धांत है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आएगा कि अंगों के उपयोग के आधार पर अंगों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वैज्ञानिक लैमार्क ने दिया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, लैमार्कवाद के सिद्धांत का अध्ययन हम किस बुक में करते हैं। तो लैमार्कवाद का यह सिद्धांत उनकी बुक 1801 में इसी लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और 1809 में इन्होंने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलोसिक में इन्होंने लैमार्कवाद को प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। और लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके अलावा लैमार्क के अनुसार जीवों की जो संरचना होती है उनके कार्य की व्यवहार और वातावरण के सीधे प्रभाव से प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जिराफ की गर्दन लंबी है, इसका मतलब यह है कि वो ऊंची वनस्पतियों को खाने के लिए होती है। उसी तरह से कायिकी का मतलब होता है शारीरिक बनावट। जो घोड़े के पैर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि वह बहुत ही तेजी से गति करता है। इसके अलावा व्यवहार का भी वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, भूमध्य रेखा में पाए जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी उनका स्टेमिना होता है
और काफ़ी तेज वो बॉलिंग करते हैं और काफ़ी लंबे सिक्सर लगाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को सीधा लेते हैं और उनका जो शरीर होता है वो वहाँ के वातावरण के अनुसार काफ़ी गर्मी को झेलने वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनका। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लैमार्क के उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत के अनुसार जीवों में जो उपार्जित लक्षण होते हैं, यानी कि जो म्यूटेशन वाले जो गुण होते हैं दोस्तों, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मनुष्य के जो बाल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले के जो लोग होते थे उनके काफ़ी घने और काले बाल होते थे, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों के बाल पक जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। यानी कि म्यूटेशन के कारण मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये सभी जो है दोस्तों ये उपार्जित लक्षण या म्यूटेशन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको डार्विनवाद बताएंगे। तो डार्विन, तो वैज्ञानिक डार्विन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समुद्री यात्रा करने वाले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पूरे विश्व का समुद्र से यात्रा करते हुए भ्रमण किया था और अपनी किताबें लिखी थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंस और बायोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च की थी। तो इसी वैज्ञानिक डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे डार्विनवाद के नाम से हम जानते हैं। इन्हें नेचुरल सिलेक्शन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। और प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, यह सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है और सभी जीव अपने प्रजनन दर को बढ़ाकर संघर्ष करके समजातीय व अंतर्जातीय संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यही वातावरण के साथ लड़ने का जो सिद्धांत है, इसे ही प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। यह सिद्धांत 1836 में आया था, इसे डार्विन ने दिया था दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो डार्विन के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। दो सजातीय जीव आपस में कभी भी बिल्कुल समान नहीं होते, क्योंकि उनमें उनके जो गुण होते हैं उनके पूर्वजों से आते हैं और पूर्वजों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम और जीन में भिन्नता के कारण जीवों में नए गुण आते हैं और ये गुण जो होते हैं ये वातावरण के सिलेक्शन के कारण होते हैं। ऐसी विभिन्नताएं जो उनके जनकों से वंशानुक्रम यानी कि इनहेरिटेंस में मिलती है। इसके अलावा डार्विनवाद को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर आएगा और एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया था और जीवों के अंगों के उपयोग के आधार पर जीवों के विकास का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम नव डार्विनवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डार्विनवाद में कुछ कमियां थी जिसे बाद में ह्यूगो डी व्रीज ने रिड्यूस करके एक नया सिद्धांत दिया जिसे म्यूटेशन का थ्योरी कहा जाता है। म्यूटेशन थ्योरी जो है किसने दिया था? एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूगो डी व्रीज नामक हॉलैंड के वैज्ञानिक ने 1901 में एक सिद्धांत दिया था जिसे म्यूटेशन की थ्योरी या थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। इसे ही नव डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक संश्लेषित परिकल्पना, मॉडर्न थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। यह निम्नलिखित पारंपरिक क्रियाओं का परिणाम है। तो इसमें जीन उत्परिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। जीवों में जो नए गुणों की उत्पत्ति होती है उसमें सबसे ज्यादा जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जीन उत्परिवर्तन का भूमिका होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वो जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं और इन जीनों में अचानक परिवर्तन होता है जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन के ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवियाँ भी बनी है, जैसे कि एक्समैन और बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन एक ऐसे गुण होते हैं जो जीवों में अचानक उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण मनुष्य के जीवों के शरीरों में पाए जाने वाले विभिन्न नए नए गुणों का विकास होता है जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जीन उत्परिवर्तन के कारण जीवों में नए गुणों का उत्पत्ति होती है जिससे जीवों का विकास होता है और वो नए वातावरण से लड़ पाते हैं और अपने आप को स्थायी कर पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अनुवांशिक पुनर्योजन होता है जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जब कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसमें माता और पिता अभिभावक के गुण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण अनुवांशिक
योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण होने वाली संतान में माता और पिता के नए गुणों का विकास होता है और नए गुण उत्पन्न होते हैं। इसे ही आनुवांशिक पुनर्योजन कहा जाता है, जो जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो हमारे देश में मुगलों ने 300 साल शासन किया, वो मंगोलों और तुर्कियों के कॉम्बिनेशन थे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं, तो किसी जीव के विकास में गुणसूत्रों की संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या असामान्य हो जाती है तो होने वाली पीढ़ी में भी नए गुणों का विकास होता है। ये भी जीवों की उत्पत्ति और विकास में नई गुण होते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पृथक्करण या आइसोलेशन की। तो पृथक्करण या आइसोलेशन दोस्तों, अभी सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का जमाना चल रहा है। अभी जिस भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होता है उसे आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई जीव जो है वो अपने समुदाय से अलग होकर जाकर दूर रहता है तो उसमें भी नए गुणों का विकास होता है। इसे ही पृथक्करण या आइसोलेशन कहा जाता है। जैसे कि कई जो टापुओं में पाए जाने वाली जनजातियां होती है, उनके जो शारीरिक गुण होते हैं या उनका जो वृद्धि और विकास होता है वो अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों से अलग होता है। इसे ही पृथक्करण या आइसोलेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पुनरावर्तन के सिद्धांत के ऊपर। तो रिकैपुएशन थ्योरी कहा जाता है इसे। तो पुनरावर्तन क्या होता है मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्नेस्ट हैगल नामक वैज्ञानिक ने जाति आवर्तन सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत को दिया था, जिसे कि पुनरावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि किसी जीव की जो भ्रूणीय अवस्था होती है या जो उसके गर्भ में जो अवस्थाएं होती है वो उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। यानी कि किसी जीव का जो भ्रूण में विकास होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, उसमें उनके जो विभिन्न स्टेट्स होती है उसमें उसके पूर्वजों के वयस्क के गुण आ जाते हैं और वो अपने वयस्कों की तरह ही उसमें गुण होते हैं। अब इसके बाद में हम जीव विज्ञान के कुछ सिद्धांतों के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सन 1837, 38, 39 के आसपास जो है स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, जिनके कारण जीवों के विभिन्न गुण निर्धारित होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत और सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत को 1838 और 1839 में दिया था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था, जिसमें दो वैज्ञानिकों का हाथ था, स्लाइडेन और स्वान, जेकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान का हाथ था। और उन्होंने कहा था कि पादपों और जंतुओं का शरीर जो है वो लाखों, मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक कोशिका जो होती है वो उसका एक निश्चित जीवन काल होता है, वो कुछ दिनों में मर जाती है और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पूर्व में स्थित कोशिकाएं ही विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, यह भी कोशिका सिद्धांत ने बताया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि ओमनिस सेलुलाई सेलुला अर्थात कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यही कोशिका सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों वो पूरे जीवों के विकास की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत जो है ये जैव विकास के सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण नाम आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। तो दोस्तों आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है मॉडर्न सेल थ्योरी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था। तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक सेल थ्योरी दिया था। और इस स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने नया कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव जो होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद में दोस्तों सभी कोशिकाएं जो होती है वो बेसिकली एक समान होती है, जिनमें जीवद्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं और उनमें क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये सभी पाए जाते हैं। और कोशिका को एक निश्चित आकार देने के लिए एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो सेमी परमेबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य होती है। इससे सिलेक्टेड वस्तुएं ही अंदर और बाहर जा सकती है, जिससे कोशिका का टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे
प्रत्येक जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन दोस्तों एनिमल्स की जो कोशिकाएं होती है यानी कि जो एनिमल सेल्स होती है इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, परंतु पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आसानी से नहीं घुलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन समान होता है, परंतु इनमें जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं ये सारे समान होते हैं, इसीलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो नई कोशिकाएं जो होती है दोस्तों ये पूर्व की कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, और कोशिकाओं में जो अनुवांशिक और पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है और जीन होते हैं, और इसी कारण से कोशिका को वंशानुगत की इकाई कहा जाता है। तो एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वंशागति की इकाई किसे कहा जाता है। तो वंशागति की इकाई जो है वो कोशिका को ही कहा जाता है, यानी कि द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज द सेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो था जो लास्ट लेक्चर था कंप्लीट हुआ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एमपीपीएससी बहुत जल्दी आ रही है 11 अप्रैल। तो दोस्तों लेट्स बिगन द वार नाउ, स्टार्ट एंड हैप्पी होली एडवांस में। दोस्तों इंजॉय करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर पे रहकर ही होली मनाएं क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह उठे प्राणायाम करें, व्यायाम करें, खुश रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश, नए खोज और नए होश के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।